नामक एक नदी कई गांवों के बीच होके बहती थी। और ऐसे ही एक विजयपुर नामक गांव में दो बहनें सरोज और मंजू का घर था, जो कि नदी के एक दूसरे के तरफ था। दोनों घर आमने सामने नहीं थे, लेकिन दोनों बहनों के घर की मन के बातों की गूंज एक दूसरे तक पहुंचती थी। मंजू आंगन में लिपाई कर रही थी। उसके हाथ कीचड़ से सने थे, माथे पर पसीना, लेकिन आंखों में सुकून। सुनो जी, देखो ना, सुबह से लगी हूँ। मिट्टी भी खुदा डाला, पानी भी भर लाई। मैं नहा के चूल्हा जलाऊंगी और खाना बनाऊंगी। तब तक आप भी जल्दी से हाथ मुंह धो लो, क्योंकि आज मुझे भी खेत जाना है ना। मैं भी साथ चलूंगी। आज की बुआई बड़ी जरूरी है। आज कोई छोटा मोटा दिन नहीं है जी। अरे भाग्यवान, तुम्हारे काम को देख के मन कहता है तुम्हें 2 हाथ नहीं, भगवान ने 4 हाथ दिए हैं। सवेरे से एक पल भी चैन से नहीं बैठी। लेकिन तुम ये भी तो सोचो, अपना तन मन खपा के मेरा पेट भरती हो। कभी अपने लिए भी सोच लिया करो। चलो, खेत में तो मैं हूं ना, थोड़ा बहुत तुम्हारे बिना भी कर लूंगा। तुमको खेत जाने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। न जी, ऐसे मत कहो। खेत कोई पराया थोड़े है। हमारी जीवन की रोटी वहीं से पिसती है। एक एक बीज मेरे हाथ से गिरेगा, तभी तो फसल पर अपना अधिकार लगेगा। और वैसे भी जब आप साथ होते हो तो सारी थकान कहीं मानो उड़ जाती है। नहीं भाग्यवान, आज तुमने बहुत मेहनत कर ली है, बाकी का मैं देख लूंगा। वैसे भी ऐसे ही तो जीवन जिया जाता है। बिना किसी शिकायत के एक काम तुम करो, एक मैं करूं। यही तो खुशहाल परिवार की निशानी है। मंजू अपने पति के प्यार से समझाने पर मान जाती है, और ऐसे ही दोनों एक दूसरे को समझ के खुशी से अपने जीवन बीता रहे थे। यहाँ सरोज, मंजू की बड़ी बहन, जो मिट्टी का चूल्हा जलाकर रोटियां सेंक रही थी। उसका बेटा बबलू उसके पास बैठा था। सामने खटिया पर श्यामू बैठा था, आंखों में आलस और थकान लिए। सरोज, रोटियों की खुशबू तो अच्छी आ रही है, पर एक बात पूछूं, कितना वक्त लगेगा खाने में? क्योंकि खाना बनने के बाद मुझे खाना देके बबलू के साथ तुम्हें ही आज खेत की तरफ जाके देखना होगा। मैं आज नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत नींद आ रहा है। अरे ओ पतिदेव, उठ भी जाओ कभी। सारा दिन ऐसे बैठे ही रहोगे क्या? सवेरा हो गया और थोड़े देर बाद दोपहर भी हो जाएगी, लेकिन तुम अभी तक खाट चिपकाए बैठे हो। ना नहाते हो, ना रोज खेत जाते हो। पड़ोस की औरतें तो कहती हैं, देखो सरोज, तू खून पसीना बहाती है, और तेरा मर्द बस घर में लेटता रहता है। अरे तंग आ गई हूँ तुमसे मैं। अरे तो क्या हो गया? आराम करने में कौन सा जुर्म कर रहा हूँ? और तू घर का काम संभालती है, इसका ये मतलब नहीं है कि तू सब करती है। अरे मैं भी मेहनत करता हूँ। और वैसे भी खेत की बुआई में कौन सा धन बरसता है आजकल। कुछ जमीन बेच लेते तो कुछ मोटा पैसा हाथ में आ जाता। और मैं तो कहता हूँ कि जो तेरे माता पिता की जमीन है वो जाके मांग लेते हैं, उसे बेच के अच्छा पैसा मिलेगा। तो क्या बेच दूं सब? तब तो अच्छा ही होगा तुम्हारे लिए। सब बेच के आराम से लेट लेट के खा जाओ, और फिर बाद में हमारे बेटे बबलू को दर दर भटकना पड़े। और रहा सवाल मेरे माता पिता की संपत्ति का, उसे तो मैं कब से लेना चाहती हूँ, लेकिन माँ बाबूजी थोड़ी ना मुझे अकेले सब दे देंगे। वो है ना मेरी हिस्से की भागीदार, मेरी छोटी बहन मंजू। उसे छोड़ के मुझे कुछ अकेले नहीं मिलेगा। हर वक्त गुस्सा करती रहती है। अरे कभी ठंडे दिमाग से भी सोच और समझा अपनी बहन को कि तुझे जरूरत है पैसों की, इसीलिए तुझे ही सब दे दे। तेरी बहन मंजू तो कितनी अच्छी और समझदार है, वो मान जाएगी। हाँ हाँ, तुम्हें बड़ा जानकारी है मंजू के बारे में, जैसे वो कोई देवी हो जो हमें सब कुछ दान कर देगी। अरे उसका पति कोई बड़ा जमींदार नहीं है जो वो माँ बाबूजी की संपत्ति का हिस्सा नहीं लेगी। और वैसे भी तुम्हें मेरे माता पिता के संपत्ति के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम भी तो मंजू की पति की तरह अच्छे से मेहनत करके अपना घर चला सकते हो। लेकिन नहीं, महाराज को तो दिन भर चारपाई पर लेटना है। अरे क्या तुम सिर्फ ताना ही देना जानती हो? भूख लगी है, मुझे खाना दो जल्दी से। हाँ हाँ, मैं तो बस तुम्हारे लिए खाना ही बनाती रहूँ ना। हाय मेरी फूटी किस्मत। किस्मत में तुम जैसे पति ही मिलना था मुझे, जो मेहनत के बजाय चारपाई पे दिन भर लेटते हो। मुझे भी अब समझ में आने लगा है।
मंजू से बड़ी हूँ, इसलिए मुझे ही कुछ इस घर के लिए बड़ा काम करना होगा। तुम्हारे भरोसे रहेंगे तो मुझे और बबलू को भीख मांगना पड़ेगा। बबलू अपने माता पिता के अनबन को देखता है, लेकिन सरोज की झुंझलाहट के कारण चुपचाप बैठा रहता है। ऐसे ही रोज सरोज और उसके पति के बीच झगड़ा होता रहता था। इनके परिवार में मंजू के परिवार के जैसे खुशहालता नहीं था। अगले दिन सरोज मंजू से मिलने उसके घर जाती है। चारपाई में दोनों बहनें बैठी हुई हैं और उनके सामने 2 पिया हुआ खाली चाय की गिलास है और दोनों बहनें एक दूसरे से अपने सुख दुख की बात कर रहे हैं। याद है दीदी, जब हम छोटे थे तो कैसे हम हमारी गांव के छोटी सी तालाब में मछली पकड़ने जाते थे, लेकिन अब देखो हम दोनों के ससुराल नदी किनारे है, फिर भी हमें नदी के पास ज्यादा जाने का मौका ही नहीं मिलता। हाँ बहन, सबका अपना अपना किस्मत है, काम ही इतना रहता है घर में। फिर भी मैं तो थोड़ी बहुत अपने पति के साथ घूमने जाती ही हूँ, लेकिन तुमको तो ज्यादा मौका ही नहीं मिलता होगा ना। अरे हाँ, घूमने से याद आया, हम दोनों तो हमेशा संध्या के समय गांव के वो चौपाल में घूमने जाते थे, लेकिन अब तो हमारी शादी हो गई। तू रामू जी के घर चली गई और मैं श्यामू के साथ उस किनारे पर जा बसी। अब तो दोनों को ज्यादा मिलने का समय ही नहीं मिलता। हाँ दीदी, पहले के दिन याद आते हैं। आजकल मिलना भी तो बहुत कम होता है। वैसे दीदी, बबलू कैसा है? उसे क्यों नहीं लाई यहाँ? बबलू ठीक है, वो विद्यालय गया है, इसीलिए उसको साथ नहीं लाई। वैसे बहुत समय हो गया, रामू जी अभी तक नहीं आए, खेत से कब तक घर आते हैं। उन्हें थोड़ा और समय लगेगा दीदी, वो तो दोपहर के समय ही आते हैं। उन्हें काम के समय कुछ सूझता ही नहीं है, वे तो बस दोपहर को खाना खाने आते हैं। मंजू की ऐसे अपने पति की तारीफ करते देख सरोज को अपने पति के बारे में सोच के मंजू से ईर्ष्या होती है, लेकिन वो मंजू को ये नहीं दिखाती है। मंजू, अब मैं चलती हूँ, मुझे भी घर में काम है और मेरे पति भी काम से आते ही होंगे। सरोज मंजू से अपने पति का सच छुपाकर और अपने झूठ मूठ का आरामदायक जीवन के बारे में बताकर मंजू से विदा लेके वहां से जाने लगती है। हरिपुर गांव, बुजुर्ग माँ बाप का घर, दोपहर का झपकता सूरज, सामने पीपल के पेड़ की छांव में एक पुराना घर। भीतर बैठे हैं हरनाम और सुगंती। दोनों के चेहरे पर उम्र की लकीरें हैं, लेकिन आंखों में अब भी अपनी बेटियों की चिंता की चमक बाकी है। सुनिए जी, मैंने आजकल एक बात पर बहुत ध्यान दिया है। सरोज जब भी आती है, चेहरे पे मुस्कान कम, चिंता ज्यादा होती है। और मंजू, वो तो दिखती है जैसे सब ठीक है, लेकिन उसकी थकावट आंखों से झलकती है। हाँ, वे लोग बेटे नहीं, हमारी बेटियां हैं। दोनों ने अपने हिस्से का सुख दुख खूब झेला है। सरोज ने मेहनती मन पाया, लेकिन किस्मत ने उसे आराम नहीं दिया। और मंजू, वो तो रामू के साथ जी तोड़ मेहनत कर रही है। और आपने देखा नहीं, सरोज के मुंह से श्यामू का नाम अब सिर्फ झुंझलाहट में निकलता है। हमें आंखें मूंद लेने से सच तो नहीं छिपेगा ना। हरनाम चुप होकर सिर झुकाकर नीचे की ओर देखता है। उसकी आवाज धीमी है, लेकिन सोच गहरी। तो क्या करें? अब तो हम भी उम्र के उस मोड़ पर हैं जहां शरीर जवाब देने लगा है। लेकिन एक फैसला हम कर सकते हैं जो हमारे बाद उनकी जिंदगी आसान कर दे। मुझे लगता है आप जो सोच रहे हैं, मैं भी यही सोच रही थी। अपनी जमीन, घर, जो कुछ है वो दोनों बेटियों में बराबर बांट देना चाहिए। हाँ, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि बेटियों को सब दे दिया, अब जाके दोनों बेटियों के पास रहने लगेंगे और उनके ऊपर बोझ बनेंगे। कौन लोग? वो जो हमारे दुख में कभी साथ नहीं खड़े हुए, जिन्होंने हमारी बेटियों को कभी पानी तक नहीं पूछा। सुनिए, हम वो करेंगे जो सही है। मंजू और सरोज दोनों हमारे बच्चियां हैं, और अगर हमने उन्हें बराबरी नहीं दी तो ये नाइंसाफी हमें जीवन भर काटेगी। ठीक है, फिर जब वो दोनों आएंगे तब हम लोग इस बारे में उनसे बात करेंगे।
सुगंधी हल्की मुस्कान के साथ पति की बात सुनकर संतोष की सांस लेती है और दोनों चुप हो जाते हैं। सरोज का घर, वही दिन, सूरज ढलता हुआ। सरोज